हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधांशु शेखर वेलकमिंग यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ अध्ययन मिरर। आज हम लोग गणित सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, एनसीएफ 2005 के अंग या भाग, एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता और एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण का उद्देश्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीएफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्ज़ाम के प्रश्नों को उठाकर देख लिया जाए तो उसमें एनसीएफ से संबंधित कई प्रश्न होते ही होते हैं। और एनसीएफ एक ऐसा फैक्टर हो जाता है जो आपका सिर्फ पेडागोजी सेक्शन में इम्पॉर्टेंट नहीं बनता, ये आपका लैंग्वेज या लिटरेचर की जो पेडागोजी है, हिंदी शिक्षण या अंग्रेजी शिक्षण, उसमें भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो एनसीएफ इस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय हो जाता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट या इसकी जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में इतनी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट्स हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो गाइज, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनसीएफ क्या है। तो बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, ये हम लोगों को कौन बताता है? एनसीएफ। बालकों को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, ये तीन फैक्टर को डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है? एनसीएफ बताता है कि बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। तो इसी को हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे के इसको समझेंगे कि कई बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया गया है। तो इस बात को यहाँ पर नोटिस कर लेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्या, क्यों और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है, जिस दस्तावेज को हम लोग एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, इसका उद्धरण कहाँ से मिलता है? सभ्यता और प्रगति। ये एक निबंध है जिनके राइटर रविंद्रनाथ टैगोर हैं और जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है कि यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन सा है, तो उसमें से आपको एनसीएफ 2005 को टिक लगाना है। ठीक है, और इसमें से एक और चीज आपको याद रखना है कि ये किस निबंध से आया हुआ है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से सभ्यता और प्रगति से इसका उद्धरण लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनको 5 भाग में बांटा गया है और इनका हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। डेफिनेटली जो हमारा स्कूली ज्ञान है, जो हमारा किताबी ज्ञान है, वो व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी तो बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे रटने में, या बच्चे या टीचर या गार्जियन भी ज़्यादातर रटने में विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि रटने वाली पढ़ाई बिल्कुल फायदेमंद नहीं होती। उसे स्टूडेंट थोड़े दिनों में भूल जाता है या उसको लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाता है। या फिर रटने में एक और समस्या होती है कि यदि क्वेश्चन का प्रकार बदल जाए, क्वेश्चन का तरीका बदल जाए, तो बच्चे उसको आंसर नहीं कर सकते। तो ये रटंत प्रणाली से पढ़ाई को मुक्त करना चाहिए, तभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई का पूरा फायदा मिल सकता है।
पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी कि पाठ्य चर्चा जो हमारी होगी वो पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड ना हो, ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ने का मतलब है कि कक्षा कक्ष में जो भी चीज़ों को पढ़ाया जाए बच्चों को, तो उसको उस टाइप की कुछ गतिविधियों या एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चों को बताएं, जिससे वो प्रैक्टिकली इसको करके इसे सीख सकें। यदि कोई चीज़ एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है तो वो ज़्यादातर उसके माइंड में अच्छे से उतर जाता है, फिर उसे उस चीज़ को समझने में आसानी होती है। नंबर 5 है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये भी बिल्कुल सही चीज़ है कि राष्ट्रीय महत्व की जो मूल्य है, राष्ट्रीय महत्व की जो बिंदु है, जिस आधार पे स्टूडेंट्स को एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श विद्यार्थी और एक आदर्श जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित किया जाए, वैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये एनसीईएफ के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, कभी कभी एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, और उनमें से एक ऑप्शन कुछ ऐसा दिया जाएगा जो इन पांचों में नहीं है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप इसको जानेंगे। तो हम लोग अब आगे देखेंगे सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जो अभी सिद्धांत हम लोगों ने देखा उसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो एनसीईएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किताबी जानकारी को प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, तभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सकता है। जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी, यानी बच्चों का जो लाइफ है और बच्चों की जो नॉलेज है उसके बीच जो डिस्टेंस है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई या जानकारी या ज्ञान ये सिर्फ किताबों या स्कूल की का ही विषय है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक जीवन में ना हो तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं मिल सकता और उससे कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती। तो विद्यालयी ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए, विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीईएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, और विषय सामग्री का उपयोग, ऐसे विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अगला पॉइंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखेंगे कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान था। ये दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में इसको पूरा किया गया था, लेकिन ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें पूछा जा सकता है। इस उद्देश्य से इसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को 5 भागों में वर्णित किया गया है। इसके जो अंग हैं ये 5 प्रकार के हैं, यानी इन 5 सेक्टर में, इन 5 चीज़ों में ये डिफाइन करता है, डिस्क्रिप्शन देता है। तो क्या है वो 5 चीज़? परिप्रेक्ष्य, सीखने का ज्ञान, सीखना यहाँ पर है, मिस्टेक है, ये सीखने का ज्ञान। पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार। इन 5 टर्म्स में ये आपको रूल रेगुलेशन समझाएंगे एनसीईएफ के नियमों में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या है। एनसीईएफ 2005 की प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता। तो कभी कभी सीधे तौर पे इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि
इनमें से कौन से मुख्य विशेषताएं हैं एनसीएफ 2005 की। तो आपको इन विशेषताओं को जानना अति आवश्यक है। यदि आप इसको जानेंगे तभी तो आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। बिल्कुल याद रखने की बात है ये कि एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण अधिगम का माध्यम हो वो मातृभाषा में होनी चाहिए। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। शिक्षण सूत्रों में ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है और मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको अच्छे से समझा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। हम लोग इन्फॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन एक प्रकार का सूचना, लेकिन वो हमारा नॉलेज नहीं है। नॉलेज जो किताब में जो भी थ्योरी, जो प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ के द्वारा कुछ नॉलेज दिया जाता है वो अलग होती है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग होती है। इसीलिए यहाँ पर है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। चौथा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये कौन कहता है? एनसीएफ का कहना है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप यदि याद रखेंगे तो एग्जाम में अगर इस तरह के कोई पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि एनसीएफ 2005 का विशेषता में आते, ये पॉइंट्स उनकी विशेषता में आते हैं या नहीं आते हैं। अब आगे देखते हैं जो पॉइंट्स हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि बच्चों में कुछ सुधार लाना है, बच्चों में बच्चों को कोई कार्य कराना है या बच्चों में कोई प्रतिभा विकसित करनी है, तो उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में व्याख्यान देकर नंबर 1, और उसके बारे में उदाहरण पेश कर नंबर 2, अपने बारे में बताकर, ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्पल में दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उसे वातावरण स्थापित, उचित वातावरण देकर इस भावना को डेवलप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप इसे टिक, अगर ये पढ़े होंगे तो जरूर इसको टिक करेंगे वहाँ पर। तो वही है यहाँ पर कि किसी भी मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अगला पॉइंट है अभिभावकों को सख्त संदेश, ये यहाँ पर गलत है, ये नहीं होगा। सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अधिकतर अभिभावक बच्चों को कम ही उम्र में बहुत सारी जानकारियां देकर निपुण बना देना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों पर एक प्रकार का मानसिक तौर पे बोझ बनने लगता है। बच्चे समझते हैं कि एक वर्क पूरा करो तो फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा पूरा करो तो तीसरा आ जाता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गार्जियन को, अभिभावकों को ऐसा चाहिए कि बच्चों की जो एबिलिटी है, बच्चों की जो अवस्था है, उसी अवस्था से वो धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित करते हैं। यदि हम उसे कम समय में बहुत सारा ज्ञान सीखने के लिए बाध्य करते हैं या सीखने के लिए उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं, तो थोड़े समय बाद वो इस पढ़ाई से ऊब जाएगा या उसे बोरिंग लगने लगेगी या उसे इस पढ़ाई से उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भी एनसीएफ मना कर रहा है कि सख्त संदेश दिया जाए अभिभावकों को कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अगला पॉइंट है बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनावमुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी कि बच्चों को स्कूल से बाहर का जो जीवन है वो भी तनाव मुक्त होना चाहिए। बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में रहेंगे तभी वो मानसिक तौर पे सही विकास कर पाएंगे। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है टाइपिंग में, शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। तो अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव ये होना चाहिए कि अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में साइलेंट रहते हैं या टीचर को ओबे करते हैं, टीचर की बात मानते हैं और बिना कोई भी सवाल पूछे टीचर जो भी कहते हैं उसे मान लेते हैं। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की अवधारणा बन चुकी है हम लोगों की। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में तर्कपूर्ण लॉजिकल डिस्कशन करके उसको टीचर के सामने क्लियर करें, अपने विचार रखें। इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा और वहाँ पर
उनका चहुमुखी विकास भी होगा, उनके सोचने की क्षमता में, किसी बात को कहने की क्षमता में विकास होगा। इसीलिए बच्चों से को हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि सवाल पूछे क्लास में वो। अब आगे देखते हैं, खेल आनंद के बाद सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें। खेल आनंद के बाद सामूहिकता की भावना के लिए होता है, ये नहीं कि किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो उसे तोड़ने की भावना को बढ़ावा दें। इससे क्या होगा, बच्चों में एक प्रकार का ऐसी भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी और कहीं कहीं ये प्रतिस्पर्धा की भावना स्टूडेंट्स के अंदर एक कुंठित भावना का भी कुंठित भावना को भी जन्म दे देता है। यदि स्टूडेंट अच्छा नहीं करने लगता है एक बार दो बार में, तो वो अपने आप को उससे कमतर आंकने लगता है, जबकि खेल का ये उद्देश्य नहीं है। खेल का पहला उद्देश्य आनंद और दूसरा उद्देश्य सामूहिकता। चलिए अगला पॉइंट है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। इससे क्या होगा ना कि बच्चों को उसकी पसंद की किताबें पढ़ने के लिए यदि दी जाए तो वो पुस्तकालय से एक प्रकार का संबंध जोड़ सकेंगे, खाली समय में वो पुस्तकों को के साथ बिताना चाहेंगे। तो इन सब बातों के लिए कहा जा रहा है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाए जाएं। ये सारी बातें एनसीएफ के हिसाब से ये इन एनसीएफ की विशेषताएं हैं। अब आगे हम लोग जो देखने वाले हैं, और भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। तो इन सब पॉइंट्स को आप एक बार याद रखेंगी। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। जो आपको ना समझ में आए, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इसे याद रखना है, माइंड में रखना है कि एनसीएफ की विशेषताओं में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान में रखा जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्य चर्चा हो और सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। ये सारे एनसीएफ के पॉइंट्स में विशेषताओं में आते हैं। अब देखिए इसका विशेष बात, एनसीएफ की विशेषता क्या है। ये है कि बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन या बिना भार के अधिगम। ये एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र माना जाता है। तो कभी कभी आप ऐसा प्रश्न, इस प्रश्न को तो डायरेक्टली आप देखे ही होंगे कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा बिना भार के अधिगम। तो यदि आप इस चीज़ को पढ़े हैं तो आपको आंसर करने में परेशानी नहीं होगी, आपका आंसर करेक्ट होगा। 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा गया है, तो ये देखेंगे, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यानी टीचर कोई ज्ञान का सोर्स नहीं है, टीचर एक प्रकार का फैसिलिटेटर है, यानी सुगम करता है, सुविधा देने वाला है, जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों में इस ज्ञान को प्रसारित करता है। यानी बच्चों को किसी ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह प्रसारित करता है, बस वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो इन चीज़ों को विविध उपायों के द्वारा ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाता है। ये एनसीएफ 2005 शिक्षक के बारे में ऐसा दृष्टिकोण रखता है। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, समझने योग्य है, याद रखने योग्य है। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा गया है। तो इसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं।
यानी कि डिफरेंट चिल्ड्रेन अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग उनकी सीखने की गति होती है, उनकी रुचियां अलग अलग होती है। तो उन सब को उनके पूर्व ज्ञान और उपलब्ध सामग्री और गतिविधियों के आधार पर अपने लिए वो एक अर्थ निर्माण करते हैं, अपने लिए एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर किसी भी बच्चे को यदि वो उनके सीखने की गति कम है तो उसे कमतर नहीं आंका जाए। ये एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण रखा गया है। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण। तो बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे क्या करते हैं, भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। प्रश्न में सीधे तौर पे ये पूछा गया है कई बार, बच्चों में भाषा समझने की क्षमता जन्मजात होती है, ये एनसीएफ कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि एनसीएफ का कहना है कि बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण क्या है। तो एनसीएफ 2005 का गणित के प्रति दृष्टिकोण है, बच्चे इस गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य परिमाण, विशेष स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। ये एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण है गणित के प्रति। ठीक है, तो गणित मूल संरचना को समझने के लिए होता है। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियों अर्थात सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। मेथड्स को स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं। तो अब हम लोग पढ़े गए विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। इससे ये क्लियर होगा कि हमें पढ़ाई किया गया विषय कितना समझ में आया, कितना याद है। प्रश्न 1 कहता है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है। वो एनसीएफ, अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा था। तो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। कौन से मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल। अभी हम लोगों ने इसे देखा है। प्रश्न संख्या 4 एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता और प्रगति से। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे, और भी कुछ प्रश्न हैं हमारे सामने। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो ये 2005 में बनाया गया, जिसको हम लोग एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 11 है एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई थी? तो इसकी कार्यशाला एनसीईआरटी दिल्ली में की गई थी, नई दिल्ली में। चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपकी परीक्षा को बहुत ही सरल सहज बना सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? सही बात है, अपने पर भरोसा रखना चाहिए। अपने पर भरोसा यदि आप नहीं रखेंगे तो कोई और आप पर भरोसा क्यों करेगा? तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपनी कीमत पहचानिए, अपने वैल्यू को समझिए जीवन में, तभी आप जीवन में कुछ और आगे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर रोज क्विज कराया जा रहा है, सीटेट संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जा रहा है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।